तो इस एडिटोरियल में हम लोग NAPCC के बारे में पढ़ेंगे। और NAPCC अभी थोड़ी देर में बताऊंगा फुल फॉर्म। ये 2008 में आया था और उसमें 8 सेक्टर था उस समय। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का ही बात था, बहुत तरह का बात था उसमें। और अब क्या है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को भी एज ए एलिमेंट के रूप में इसमें ऐड किया गया है, न्यू डेवलपमेंट। तो हम समझेंगे इसमें कि NAPCC जो 2008 में आया था उसमें क्या क्या एलिमेंट है, और अब जब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को हम ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या बड़ा चेंजेस आएगा। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग इस एडिटोरियल को समझेंगे। GS पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी समझते हैं। देखो, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सस्टेनेबल जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC, ठीक है, उसमें वो ऐड करने जा रहा है। जबकि इससे पहले कितना 8 पॉइंट्स था उसमें। और नीचे देखो लिखा गया है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोड मैप है कि कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ा जाए। और ये कब आया था? मनमोहन जी के सरकार में ही आया था, 2008 में आया था ये पॉलिसी, समझे। तो उसमें एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है। नया एलिमेंट क्या है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में यदि की एलिमेंट्स देखोगे बच्चे लोग, तो रोड है, रेलवे है, पोर्ट है, शिपिंग है और सिविल एविएशन है। ये जितना भी चीज़ देख रहे हो इस सब में क्या आना चाहिए? सस्टेनेबिलिटी आना चाहिए। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूट करता है वो रोड है, समझे ना। और रेलवे तो बोला है, देखो रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया ना। हाँ, नहीं 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। 28 तक बोला है कि कार्बन कैप्चर करेगा वो, जीरो नेट जीरो बनेगा वो, नेट कार्बन जीरो, नेट कार्बन वो बनेगा वो। हाँ, मतलब नेट कार्बन, समझ रहे हो, यानी कि जितना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रल बनेगा। हाँ, नेट कार्बन न्यूट्रल बनेगा वो रेलवे, 2028 तक बोला था। इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है तो पूरी तरीके से 100% लगभग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो, अब यहाँ समझो, एक तरफ तुम बोल रहे हो कि रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो तुम्हारा जो रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है वो कौन सा एनर्जी है, वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है बताओ तो। हाँ, तो ऐसा इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब क्या बनता है? फिर सवाल ये उठता है ना, बात समझे। तो कायदे से इलेक्ट्रीफाइड होना है तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में होना चाहिए, वही ग्रीन एनर्जी। बात समझ रहे हो बात को। पोर्ट्स भी, अब देखो तुम खुद देखो, शिपिंग ऐसा वर्ल्ड में शिपिंग 2 से 2.5% ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है शिपिंग, और सिविल एविएशन भी उतना ही क्रिएट करता है, 2 से 2.5 करता है लगभग। तो ये सब तो खुद तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस इमिट करने में सबसे आगे रहता है। अब इसको क्या करना है? हमें सस्टेनेबल बनाना है सबको। तो की एलिमेंट्स क्या है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में? रोड पे काम करना होगा, रेलवे पे काम करना होगा, पोर्ट्स पे काम करना होगा, शिपिंग पे काम करना होगा और सिविल एविएशन पे काम करना होगा। अब यहाँ पे समझो बात को कि कितना डटी है ये सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन देखो, सबको जोड़ लो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो इंडिया में, हमारे कंट्री में 10% कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस में, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे सिविल एविएशन हो। तो ग्रीन हाउस गैस यदि 100 यूनिट निकल रहा है, अधिकतर तो जानते हो एनर्जी बनाने में ही निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी जब कन्वर्ट करते हो तो अधिकतर तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस वहीं से निकल रहा है, और पोल्यूटेंट भी वहीं से, वही सल्फर नॉक्स सब निकल रहा है, समझे ना। मगर 10% ट्रांसपोर्टेशन से होता है, और उतना ही नहीं, वो छोड़ दो, ट्रांसपोर्टेशन का रोड ले लो, जो रोड सब सेक्टर है वो तो 87 to 90% एमिशन है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का अकेला। तो रोड को बचाना कितना जरूरी है, रोड को सस्टेनेबल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट से समझो, ठीक है। और यदि हम केवल रोड को पकड़े, अब भारत में पोल्यूशन देखें, भारत में यदि पोल्यूशन 100 यूनिट हो रहा है तो रोड अकेला 33% कंट्रीब्यूट कर रहा है, बात समझे या करा। ट्रांसपोर्टेशन 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसमें से रोड अकेला है कि जो कि उस 10% में 90% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यदि पूरा इंडिया का एयर पोल्यूशन का बात करेंगे तो उसमें रोड जो है क्या कर रहा है, तुम्हारा 1/3 अर्बन एयर पोल्यूशन, पूरा नहीं, अर्बन एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, नॉट होल एयर पोल्यूशन बट अर्बन में। अर्बन में सब ज़रा तुम्हारा 1/3 जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वो रोड ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है, समझ। क्योंकि देखो पहले का, अच्छा अभी भी हम लोग देखते हैं, हम लोग कभी टहलने जाते हैं, देखते हो। अब ऐसा नहीं कि मेरा डेरोगेटिव सोच है इसलिए बोल रहा हूँ। पहले देखो बैलगाड़ी चलता था,
कभी सोचो, कभी बैलगाड़ी चलता था, टमटम चलता था, तो बढ़िया जा रहा है, तुम भी हंस रहे हो, वो भी तुमको क्रॉस करके चला गया। अभी देखो एक ट्रैक्टर जा रहा है, मतलब एक ट्रक चल रहा है, एक बस जा रहा है, एक बाइक चल रहा है, तो पूरा डीजल धुआं उड़ाया जा रहा है, तो तुमको कभी मन नहीं करेगा कि उसके बगल से तुम जाओ। बट देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि पीछे खींचना नहीं चाहता हूँ, मेरा बोलने का मतलब कि पहले भले ही हम लोग लेट पहुँचते थे, वह कितना सस्टेनेबल था वो सब चीज़। नहीं पहले, अभी देखो शादी ब्याह होता है तो आदमी को कार चाहिए, कार में बैठाएगा। पहले आदमी लोग वो उसमें बैलगाड़ी में बैठा के ले जाता था। हाँ, वो ज़्यादा बेटर है यदि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, और मज़ा भी, आराम से चले जाओ। सब पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। हाँ, तो यही ना, जो क्विक दुनिया जो हो गया, ये क्विकनेस के वजह से हम लोग झेल रहे इतना कुछ ना, पूरा वातावरण पॉल्यूट कर देता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ नो इंटरनेशनली अग्रीड नेट जीरो प्लान। अच्छा, ये भी कमाल का चीज़ है। बाकी देखो, जब हम लोग बात कर रहे हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का, तो हमने क्या क्या बात किया? हमने रोड एलिमेंट को लिया, हमने रेलवे का लिया, हमने पोर्ट्स का लिया, हमने शिपिंग का लिया, हमने सिविल एविएशन का बात किया ना। देखो रेलवे का भी अपना प्लान है, जैसे इंडिया में प्लान है ना कि हम कार्बन न्यूट्रल बना देंगे 2028 तक, 30 तक। पोर्ट का भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, शिपिंग का भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, सिविल एविएशन का भी अपना इंटरनेशनल कन्वेंशन है। रोड के लिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है। सोचो कि कैसे कम किया जाए, जबकि रोड कितना बड़ा पोल्यूटर है, कितना बड़ा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वही वहाँ पर लिखा गया है कि अनलाइक शिपिंग और सिविल एविएशन कि गवर्नमेंट के पास कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी नहीं है, कोई इंटरनेशनली अग्रीड नेट जीरो प्लान भी नहीं है रोड सेक्टर के लिए। जबकि सिविल के लिए, सिविल एविएशन यानी कि जहाज के लिए, समझे ना, और शिपिंग के लिए, उसके लिए वेल लेड ऑन प्रोसीजर है, सब उसके लिए प्लान है। अच्छा, भारत स्टेज 6 जानते हो, अब हम लोग 7 में स्विच करने वाले हैं। और जो 6 था तो वो पूरा यूरो स्टैंडर्ड के हिसाब से, और उसके वजह जानते हो कि सल्फ़र कंटेंट था वो काफ़ी घटा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और डीजल वाला जो गाड़ी है वो तो हम रोक दिए, अभी ट्रक ही चलता है डीजल वाला। सब ट्रक देखोगे अभी मोस्टली, नहीं तो आमतौर पे जो 4 पहिया वाला जो हम लोग यूज़ करते थे वो तो बहुत लगभग ना के बराबर हो गया, बहुत मिनिमाइज हो गया। जो पुराना वाला होगा गाड़ी तो वो होगा, नया तो अभी डीजल वाला भी नहीं मिलेगा तुमको ऐसा कुछ। तो मिनिस्ट्री अब क्या बोल रहा है कि हम भारत स्टेज 6 पे फोकस करेंगे, और 7 में फोकस करेंगे, सॉरी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो 4 पहिया वाला वो कितना कम बिका इंडिया में। यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक भी रहा है तो 2 व्हीलर वाला बिक रहा है, 4 वाला तो नहीं बिक रहा है। और वही तुम चाइना कंपेयर करो तो चाइना में तो जानते हो 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है वहाँ पे, वहाँ के रोड में। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, नितिन गडकरी सर क्या बोले उन्होंने कि विल फोकस ऑन एमिशन स्टैंडर्ड रिडक्शन। तो भारत 7 एमिशन स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे, जो कि यूरो 7 स्टैंडर्ड से मैच कर जाएगा, और कोशिश करेंगे अल्टरनेटिव फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम प्रमोट करें। अल्टरनेटिव फ्यूल समझ रहे हो ना, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल का बात उठ रहा था ना, ग्रीन हाइड्रोजन का कैसे फ्यूल यूज़ करें, वो सब चीज़, CNG का, PNG का, फ्लेक्स वाला भी आया था। नितिन गडकरी तो खुद ही वो कार लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि देखो फ्लेक्स कैसे यूज़ हो सकता है, वो सभी चीज़ में। अच्छा, रेलवे देखो, वही मैं बोला था, रेलवे हैज़ सेवरल स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी। अब देखो रेलवे का अपना ही प्रॉब्लम है। एक तो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो जानते हो बहुत कम है, 96 यानी 98 रुपीज़ खर्च कर रहा है तब 100 रुपये मिल रहा है उसको। ऑपरेटिंग रेशियो कितना कम है रेलवे का, और अलग से डिफिशेंसी भी है उसका। बताओ, जिस हिसाब से अब हम लोग बात तो करते हैं कि रेलवे का क्या करना है, हमको फ्राइट कॉरिडोर बनाना है, रेलवे सबसे अधिक सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह जाए। प्रॉब्लम के बहुत कंजक्शन या बहुत सारा प्रॉब्लम की वजह से वो काम तुम्हारा रोडवेज ही कर रहा है। जैसे PM शक्ति गति वाला हम लोग बात कर रहे थे, उसमें भी जिस लेवल पे रेल और रोड में जो कनेक्टिविटी होना चाहिए, तो उस लेवल पे तो कनेक्टिविटी हुआ ही नहीं है जिस लेवल पे चाहिए हमें। तो देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है, ट्रांजिशनिंग फ्राइट मूवमेंट फ्रॉम अ रोड ट्रांसपोर्ट टू द मोर ऑप्टिमम सोल्यूशन एमिशन वाइज ऑफ द रेलवे विल डिमांड ए सिग्निफिकेंट रीएडजस्टमेंट ऑफ द रेलवे स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी। यानी कि जो हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जरूरी है, क्योंकि अभी रोड में जो ट्रक सब ले जा रहा है सामान एक जगह से दूसरी जगह, वो कितना पॉल्यूट कर रहा है। तो कायदे से यदि हम रेलवे में ये चीज़ को सामान को शिफ्ट कर देंगे तो फ़ायदा होगा ना, एमिशन कम हो जाएगा।
मगर रेलवे का इतना डिफिशेंसी है कि ये हो ही नहीं पा रहा है। फ्राइट वाला चीज़ वो शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा है तुम्हारा रोड में। अभी भी रोड ही सबसे ज़्यादा कैरी करता है फ्राइट को लेकर। फ्राइट समझते हो ना, सामान सब, गुड्स सब, विच हैव रिजल्टेड इन रोड फ्राइट अकाउंटिंग 73% ऑफ द फ्राइट ट्रैफिक मूवमेंट। देख लो 70 से लेकर 75% यदि सामान इधर उधर जा रहा है तो वो रोड ट्रांसपोर्ट ही इन्वॉल्व है उसमें। और जबकि ये कायदे से रेलवे को भार लेना चाहिए था, क्योंकि रेलवे इलेक्ट्रीफाइड भी हो चुका है। रेलवे से कोई गंदा चीज़ तो हाँ ये अलग बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो ख़राब है, मगर जब रेलवे चलती है तो रेलवे कोई पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं करती है, पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रही है। हाँ, इनहेरेंट पोल्यूशन नहीं है, बट जो जिस सोर्स से चल रही है वो पोल्यूशन है। हाँ, उसको भी कंट्रोल करेंगे तो अधिक से अधिक यदि है ना फ्राइट वाला काम यदि रेलवे करती तो ज़्यादा बेटर होता, मतलब डिफिशेंसी की वजह से वो नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पे देखो, देयर आर सेवरल चैलेंजेस फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ड्रिवन ट्रांसपोर्टेशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। सही बात है कि नहीं है? अभी तक हम लोग बाइक उठा लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, सब तुम्हारा क्या है, कोयल बेस्ड है, ये सब फ्यूल बेस्ड है कि नहीं? जलाओगे तो पोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। अब वो यहाँ से यात्रा करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतना आसान नहीं है, और इंडिया में जिस हिसाब से सेल हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उससे भी लगता है कि बात आसान नहीं है। यहाँ पे देखो हमने बहुत अभी देखो ई PM ड्राइव लाए कि नहीं लाए हम? पहले फेम 1 फेम 2 फिर तुम्हारा PM ड्राइव, PM ड्राइव करके लाए हैं। तो बैक टू बैक हमने कितना कुछ लाया है। फेम प्रोग्राम 2015 में, उसके बाद और भी आया है, और अभी भी स्टिल देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मात्र 7 से लेकर 8% व्हीकल मार्केट में जगह बना पाया। और उसमें से भी देखो स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिप्लेस देयर फॉसिल फ्यूल ड्रिवन बस फ्लीट्स। जो स्टेट का जो बस चलता है ना अपना अपना स्टेट का बहुत सारा बस, तो वो भी तो अभी रिप्लेस नहीं कर पाया है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बसेस देखो कितना चल रहा है। 2024 में देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन मात्र 6% हुआ है। उसमें 3500 रजिस्ट्रेशन हुआ है तुम्हारा, है ना, एज अगेंस्ट 41,000 फॉर डीजल बसेस। डीजल बसेस देखो 41,000 है, जो कि डीजल बस कायदे से होना भी नहीं चाहिए था। और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखो तो इसका कितना कम है। तो अच्छा ये भी प्रॉब्लम है। देखो चाइना सब देखोगे, दूसरे कंट्री सब देखोगे तो चार्जिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इन लोग का। देयर इज़ अ 1 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट, बताओ 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। कैन यू बिलीव इट? अभी पेट्रोल पंप देखो ना तुम लोग, पेट्रोल पंप तुमको जगह जगह मिलेगा। अब बताओ यहाँ पे एक पब्लिक चार्जिंग पॉइंट है कितना व्हीकल्स के लिए? 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जबकि ग्लोबल एवरेज कितना है, कितना होना चाहिए? 1 पर 620, यानी कि 6 से लेकर 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कम से कम एक होना चाहिए। यानी कि 20 व्हीकल्स तक के लिए कम से कम एक होना चाहिए। हमारे पास एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है कितना? 135 के लिए। तो हमें पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का जो नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। विद द एम्बिशियस गोल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंसिडरिंग 30% ऑफ न्यू प्राइवेट व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन बाय 2030, ये हमारा एम है ना कि 30% जो प्राइवेट व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। हमारा ऐसा ड्रीम है। तो इंडिया उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिया को चाहिए 4 मिलियन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। तब तक ये इसे नहीं चलेगा, 4 मिलियन चाहिए हमें। अभी बताओ एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो स्केल अप करना पड़ेगा बहुत तगड़ा। हाँ देखो अभी करंट कितना है? 12,000 है, तो 12,000 से तुमको 40 लाख तक ले जाना पड़ेगा तुमको। और यदि तुम चाहते हो 2030 तक तुम्हारा इतना रजिस्ट्रेशन हो, 30% तुम्हारा जो प्राइवेट व्हीकल्स वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके लिए इतना काम करना पड़ेगा तुमको। द पावर डैट रन्स द चार्जिंग स्टेशन इज अनदर कंसर्न, है कि नहीं? पहले बता दिए। अब चार्जिंग स्टेशन जो चल रहा है, चार्जिंग स्टेशन मतलब क्या है? उसको पावर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और उसको कौन सा दोगे? रिन्यूएबल दोगे कि फॉसिल फ्यूल वाला दोगे? तो जाहिर सी बात है फॉसिल फ्यूल वाला ही दोगे। अभी तो 75% तो तुमको फॉसिल फ्यूल वाला ही मिल रहा है। तो ऐसा क्या काम का है कि जो हम किए रोड में पोल्यूशन कम करने के लिए, बट इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है। देखो इफ़ द चार्जिंग स्टेशन ड्रू ऑन फॉसिल फ्यूल एनर्जी एज दे मोस्टली डू नाउ, अभी भी वैसे ही करता है, तो सच इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जो सरकार का वेरी पर्पज़ है उस चीज़ को डिफीट करता है कि नहीं करता है? सरकार का पर्पज़ क्या है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का जो आधार है वही अनसस्टेनेबल हो, तो फिर जो पर्पज़ है वो पर्पज़ कैसे पूरा होगा?
समझे, क्योंकि लिखा गया है यहाँ पे देखो कि थर्मल पावर अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ द एमिशन इन इंडिया। देख रहे हो ना, 50% से अधिक जो पोल्यूशन होता है इस कंट्री में, तुम्हारा क्या है, थर्मल पावर ही सोर्स है, थर्मल एनर्जी ही सोर्स, मतलब थर्मल पावर ही उसका सोर्स है। तो स्टेबलाइजिंग ए लार्ज नेटवर्क ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एड्स अ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द एक्सरसाइज, बट दीज आर द रियलिटीज with which the ministry must contend if the net zero objective in transportation is to become a reality। हम जानते हैं कि मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रातों रात तो होने वाला नहीं है, मगर हम सच में ही चाहते हैं नेट जीरो वाला ऑब्जेक्टिव, सच में ही हम ट्रांसपोर्टेशन में चाहते हैं, हम सच में ही चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल हो, तो उसके लिए तो हमें वॉक द टॉक करना पड़ेगा, उसके लिए तो जो सोर्स है उसको रिन्यूएबल तो करना पड़ेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।